सकता था। उनका आखिरी राउंड पायलट केबिन की तरफ था। सुबह सवेरे से ही कॉकपिट से कोई आवाज़ नहीं आई थी। जब वो सामान वाले हिस्से से बमुश्किल रास्ता बनाते कॉकपिट में पहुंचे तो देखा लिगोरिया मर चुका था, और उसके साथ ही वो उम्मीद भी जो लिगोरिया के होने से बाकी थी कि शायद रेडियो को इस्तेमाल किया जा सके। अमले का एक और रुकन रोक जिंदा था, लेकिन हादसे के बाद से वो मुसलसल रो रहा था। उसे अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं था। कई बार उसने अपने कपड़े गीले किए, और उनका एहसास भी उसे तब होता जब इर्द गिर्द के लड़के उसे बुरा भला कहते या कोई उसके कपड़े तब्दील करवाता। वो यूरागो एयरफोर्स से मुतल्लक था। मार्सिलो पेरिस ने उससे पूछा कि क्या जहाज़ में इमरजेंसी के लिए कोई राशन या रोशनी के गोले हैं जिन्हें छोड़कर इर्द गिर्द से कोई मदद मंगवाने का बंदोबस्त किया जा सकता। रुक का जवाब नफी में था। पूछा गया कि रेडियो को किस तरह चालू किया जा सकता था। उसने बताया कि उसके लिए जहाज की बैटरियों की जरूरत थी जो अलग हो जाने वाली दुम में रखी हुई थी। मार्सिलो को यकीन था कि जल्द ही अमदादी पार्टियां उन्हें लेने आ पहुंचेगी, इसलिए वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। ताहम उस बात पर इसने इसरार किया कि बच रहने वाली चीजों का जखीरा किया जाए और खाने पीने की तमाम चीजें हिसाब से बांटी जाएं। चनांचे मार्सिलो ने खाने पीने की तमाम एशिया की जो कैबन या सूटकेसों से मिली थी एक फहरिस्त तैयार की। इन एशिया में शरबत की वो बोतलें भी थी जो पायलटों ने मेंडोजा में खरीदी थी, लेकिन 5 बोतलें वो भी रातों रात पी गए थे। सिर्फ 3 बाकी बची थी। एक विस्की की बोतल थी, एक चेरी ब्रांडी की और एक क्रीम डी मैथी की। एक विस्की का फ्लास्क भी था जो आधा पिया जा चुका था। खुराक में उनके पास चॉकलेट की 8 टिक्कियां थी, चीनी की टाफियों की किस्म के 5 टिक्कियां, जली हुई शक्कर की कुछ टाफियां, कुछ खजूरें और सूखे हुए आलू बुखारे जो केबिन के फर्श पर बिगड़ गए थे और बाद में समेटे गए, नमकीन बिस्किटों का एक डिब्बा, नमक लगे बादामों का 1 टन और नाशपाती, सेब और स्याहबेरी के जाम का एक डिब्बा। 28 आदमियों के लिए ये खुराक कितने दिन चलती? और चूंकि ये मालूम नहीं था कि अमदादी पार्टियां कब तक आएंगी, फैसला किया गया कि जितने दिन ये चीजें चल सकें उन्हीं चलाया जाए। चुनांचे उस दिन दोपहर के खाने में मार्सिलो ने उन सब में चॉकलेट का 1 इंच मरबा टुकड़ा और एक छोटे डब्बे के ढक्कन के बराबर शराब तकसीम की। उस दिन उन्हें एक जहाज की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन गहरे बादलों की वजह से कुछ नजर ना आ सका। उम्मीद बीम की हालत में फिर रात की तारीकियां छा गईं। यूं लगा जैसे दिन के उजाले मामूल से बहुत पहले रुखसत हो गए हों। उन्होंने सोने की तैयारियां की। उस रात वो पहले की निस्बत बेहतर थे। एक तो उन्होंने जहाज में काफ़ी जगह बना ली थी, दूसरे उनकी तादाद भी गुज़श्ता रोज़ की निस्बत कम थी। 15 अक्टूबर इतवार की सुबह को जहाज से बाहर आने वालों ने देखा कि हादसे के बाद पहली मरतबा आसमान साफ था। तेज़ चमकती धूप निकली हुई थी। अपनी बेचारगी के बावजूद उन्हीं वादी का हुस्न निखरा निखरा लगा। बर्फ़ की ऊपरी सतह रात भर के पाले की वजह से सख्त हो गई थी और बर्फ़ के ज़र्रात धूप को मनक्स कर रहे थे। उनके चारों तरफ पहाड़ थे और दिन के उजालों से उनके वकार में और भी इजाफा हो गया था। फासले शराबों से बदल गए थे। आसमान से बातें करती चोटियां करीब दिखाई देती थी। रोशन रोशन आसमान से उन्हें ये उम्मीद हो चली कि इस दिन तो कोई ना कोई अमदादी पार्टी ज़रूर उन तक पहुंच जाएगी, या कम अज़ कम उन्हीं फ़िज़ा में तलाश को आए हुए त्यारे तो देख ही लेंगे। इस दौरान में उन्होंने उन मसाइल की तरफ तवज्जो दी जो उन्हीं दरपेश थे। सबसे अहम ज़रूरत पानी की थी। बर्फ़ बड़ी मुश्किलों से पिघलती थी और अगर बर्फ़ खाकर प्यास बुझाने की कोशिश की जाती तो पूरा मुंह सुन हो कर रह जाता था। अब तक वो 2 तरीके आजमा रहे थे, या तो बर्फ़ को दबाकर गेंद सी बना लेते और फिर उसे चूसते, या फिर बर्फ़ एक बोतल में डालकर उसे हिलाते यहाँ तक कि बर्फ़ पिघल जाती। ये दूसरा तरीका मुश्किल था। एक तो इसमें वक्त बहुत लगता था, दूसरे तवानाई खासी सर्फ हो जाती थी और उसके बावजूद जो पानी मिलता वो बमुश्किल एक आदमी के लिए काफ़ी होता। फिर जो ज़ख्मी थे ये तरीका अपना ही नहीं सकते थे। नींदो पेरिडो और वजनतीन ज़ख्मी थे। उनका खासा खून बह चुका था और उन्हीं पानी की तलब भी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करती। आखिरकार ओडलोफ स्टार्च ने पानी बनाने की एक तरकीब निकाली। ओडलोफ, जो फीटो के नाम से पुकारा जाता था, ओल्ड क्रिश्चियन क्लब का मेंबर था, तहम मोंटीवेडो में खेलता मुखालिफ टीम की जानब से था। वो चिल्ली जाने वालों में अपने कज़न एडवर्ड स्टार्च के इसरार पर आखिरी लम्हों में शामिल हुआ था। दोनों के बाप सगे भाई थे और दोनों की माएँ भी आपस में सगी बहनें थीं। स्टार्च खानदान 19वीं सदी में जर्मनी से यूरुग्वे आकर आबाद हुआ था और यहाँ की बैंकिंग और साबुन बनाने की सनत में रुपया लगाकर काफ़ी बड़े कारोबार का मालिक बन गया था। एडवर्ड स्टार्च और ओडलोफ स्टार्च के वालिदैन सराफ थे और कुछ दिनों पहले तक मुश्तरका कारोबार करते थे। दोनों लड़कों के बाल सुनहरी थे, दोनों खूबसूरत थे और खदोखाल में जर्मन नस्ल का रंग नुमाया था, बल्कि एडवर्ड को तो लोग जर्मन कहकर ही पुकारते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, कज़न की बजाय भाइयों की तरह रहते थे। एडवर्ड पर तमीरात बनने की धुन सवार थी और इस सिलसिले में वो यूरोप का एक सफ़र भी कर आया था,
लेकिन फीटो का मिजाज शर्मीला था और अभी तक जिंदगी गुजारने के ढंग के बारे में कोई फैसला न कर पाया था। वो दही मईशत का तालिब इल्म था, उसे उसके अलावा किसी और चीज से दिलचस्पी थी भी नहीं। उसके घर वाले एक मवेशी पाल खेत के मालिक थे और उसकी सारी दिलचस्पियां उसी से मुतल्लिक थीं। उस सफर से पहले उसने कभी यूरुग्वे से बाहर कदम नहीं रखा था। हादसे के वक्त दोनों बेहोश हो गए थे। जब होश में आए तो जहनी तौर पर उन्हें इतना सख्त सदमा पहुंच चुका था कि कुछ मालूम न था कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फीटो ने बार बार जहाज से बाहर आने की कोशिश की और पहली रात को रोक और मारियानी के हाथ पैर कुचलने वाला एडवर्ड था। उन दोनों के उनके तीसरे कजन दानियाल फ्रेंडीज ने रोके रखा। वो उनके बाप की बहन का बेटा था, यानी उनका फुफ्फो का बेटा था। इतवार तक फीटो की हालत इतनी संभल चुकी थी कि वो उस मुश्किल को समझ सकता जो उन्हीं बर्फ को पानी बनाने में पेश आ रही थी। चनाचे उसने इस मसले पर दिमाग सोजी शुरू की। सूरज खूब धूप दे रहा था और वक्त के साथ साथ उसकी किरणों में हिद्दत आती जा रही थी और वो बर्फ जो गुज़श्ता रात की सर्दी से जमकर सख्त हो गई थी पिघलने लगी थी। उसे देखकर फीटो को ख्याल आया कि पानी बनाने के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जाए। उसने इधर उधर देखा। उसकी नज़र नशिस्तों के पीछे लगे हुए एल्यूमीनियम के एक टुकड़े पर पड़ी। उसने एक नशिस्त का पोस्ट फाड़ा और पुश्त पर लगा हुआ एल्यूमीनियम का पूरा टुकड़ा बाहर निकाल लिया। उसकी लंबाई 2 फुट और चौड़ाई 1 फुट थी। उसने उसके किनारे मोड़े और एक परात की शक्ल बनाई। फिर एक कोने में पानी के बहने का रास्ता सा बनाया। फिर उसे बर्फ से भरा और सूरज की तरफ रुख करके बैठ गया। थोड़ी देर में पानी के कतरे गिरने लगे। फीटो एक बोतल लिए तैयार ही बैठा था। उसने बोतल नीचे लगा दी। चूंकि हर नशिस्त के पीछे एल्यूमीनियम की ये चादर मौजूद थी, इसलिए पानी बनाने की ये सनत बहुत जल्द मकबूल हो गई और बहुत से कारीगर इसी काम में मसरूफ नजर आए। इस तरीके में चूंकि वक्त कुव्वत भी कम सर्फ होती थी, इसलिए जो लोग और कुछ नहीं कर सकते थे वो तो सारे के सारे इसी धंधे में मसरूफ हो गए, क्योंकि मार्सिलो ने सब लोगों को मुख्तलिफ ग्रुपों में बांट दिया था। उसने खुद तमाम कामों की निगरानी और खुराक की तकसीम का काम संभाल लिया था। पहला ग्रुप मेडिकल टीम का था, जिसमें कैनिसा, जर्बिनो और किसी हद तक लेलियाना मिथोल शामिल थीं। ये तश्कील मबहम सी थी, क्योंकि कैनिसा सिर्फ मेडिकल टीम तक महदूद नहीं रहना चाहता था, बल्कि दूसरे कामों में भी बराबर का हाथ बटाता रहता था। और दूसरे ग्रुप को कैबिन का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। उसमें कम उम्र लड़के यानी राय हार्ले, कार्लिटोस पीस, डिगो स्टार्म और उस ग्रुप की मरकजी शख्सियत गस्टाफ निकोलिक शामिल था, जिसे वो सब कोको के नाम से पुकारते थे। उस ग्रुप की जिम्मेदारी ये थी कि वो केबिन को साफ रखें, शाम को उसे सोने के लिए तैयार करें, कुर्सियों की गद्दियां वगैरह बिछाएं और सुबह को पोश के उन टुकड़ों को धूप में सुखाएं जो वो चादरों के तौर पर इस्तेमाल करते थे और जो रात भर की सर्दी में नम आलूद बल्कि कभी कभार अच्छे भले गीले हो जाते थे। तीसरी टीम पानी बनाने वालों की थी। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल साफ बर्फ का हसूल था, क्योंकि जहाज के ढांचे के इर्द गिर्द बर्फ जख्मियों के खून से सुर्ख हो गई थी। कुछ को उन्होंने चल चल कर आलूदा कर दिया था और रही सही पर जहाज से निकलने वाला पेट्रोल बह चुका था या उनका बोलो ब्रास। चंद गज पर खालिस बर्फ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन या तो बर्फ इतनी नरम होती कि पांव उसमें धंस जाते और उन चंद गजों का तय करना एक क़यामत हो जाता, या फिर सुबह सवेरे जब बर्फ सख्त होती तो फासला तो बआसानी तय हो जाता, लेकिन उसे खुर्च कर एल्यूमीनियम की प्लेटों में डालना मुसीबत बन जाता। चनाचे ज़्यादा से ज़्यादा इलाका खालिस बर्फ की खातर महफूज रखने के लिए फैसला किया गया कि रफा हाजत के लिए सिर्फ 2 इलाके इस्तेमाल किए जाएंगे। एक तो बिल्कुल दरवाजे के करीब वाला, दूसरा अगले पिए की तरफ यानी पायलट केबिन के नीचे वाला इलाका। निस्फल नहार के वक्त मार्सिलो ने खुराक तकसीम करनी होती थी। हर फर्द को एक ढक्कन शराब और ज़रा सा जाम मिलता। शाम के खाने में चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता। कुछ लोगों ने मुतालबा किया कि कम अज़ कम इतवार वाले दिन लंच के मौका पर ज़्यादा खाना मिलना चाहिए, लेकिन फिर इस बात पर सब ने इत्फाक किया कि मुहतात रहना इतवार मनाने से बेहतर है। अब खाने वालों में पेरिडो भी शामिल हो गया था। उसके बारे में यह समझ लिया गया था कि वो मर जाएगा, लेकिन उस दिन उसे होश आया। उसके चेहरे से खून साफ किया गया तो पता चला कि उसके सर से बहकर आया था। उसकी खोपड़ी सलामत थी, लेकिन वो इंतहाई नहीफ और नज़ार हो चुका था। होश आने पर सबसे पहले उसने अपनी माँ और बहन के मुतल्लिक पूछा। कैनिसा ने उसे बताया, तुम्हारी माँ हादसे के फौरन बाद चल बसी। उसकी नाश बाहर बर्फ में पड़ी है, लेकिन उनके बारे में सोचने से हासिल सोचना की फिक्र करो। उसके पैरों की मालिश करो, कुछ खिलाओ पिलाओ। सोचना की बुरी हालत थी। उसका चेहरा खराश और जख्मों से भरा हुआ था। उसके पांव बर्फ की बीमारी की वजह से स्याह पड़ चुके थे। उसे अभी तक होश नहीं था कि वो कहाँ है। एक आल में बेखुदी में बस वो माँ को पुकारे चली जा रही थी। नींदों ने उसके पैरों को खूब रगड़ा, लेकिन लाहासिल उनमें न हरारत पैदा होनी थी न हुई। उसने और जोर से मालिश करने की कोशिश की तो खाल उतर कर उसके हाथों में आ गई। उसके हाथ
मलता, कभी पैर। वो पानी मांगती तो बर्फ और शराब का महलूल उसके होंठों पर टपकाता। चॉकलेट के वो टुकड़े जो मार्सिलो ने उसके लिए अलग रख छोड़े थे उसे खिलाने की कोशिश करता। जब वो बुड़बड़ाई, माँ माँ मुझे बाथरूम जाना है, वो कनीसा और जरबीनों के पास जाता, उनसे मशवरा करता। दोनों उसके पास आते। नीदो सोचना को बताता कि देखो डॉक्टर आए हैं। वो कहती, डॉक्टर डॉक्टर मुझे बेड पेन चाहिए। जरबीनो कहता, तुम ठीक ठाक हो सोचना, उठो और बाथरूम जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। दोपहर के वक्त आसमान पर एक जहाज उड़ता नजर आया। वो पहाड़ों से बहुत ऊंचा उड़ रहा था, लेकिन उसे देखकर लड़कों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जो बाहर आए हुए थे उन्होंने उछलना कूदना शुरू कर दिया, जहाज को इशारे करने लगे और धात के टुकड़े हवा में फेंकने लगे कि उनकी चमक से जहाज को उन्हीं देखने में आसानी हो। दोपहर के वक्त एक और जहाज मशरक से मगरब की तरफ परवाज करता दिखाई दिया। लड़के फिर चीखे चलाए, उन्होंने बहतेरे हाथ हिलाए, लेकिन जहाज ने अपनी उड़ान जारी रखी और पहाड़ों में गुम हो गया। रोक ने अपनी माहिराना राय दी, इतनी बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज को उन्हीं देख तो लेना चाहिए, लेकिन फिर जहाज मुड़ा क्यों नहीं? उसे एक चक्कर तो लगाना चाहिए था हमारे ऊपर, या कम से कम वो एक गोता ही लगाता जो इस बात का इशारा होता कि हम देख लिए गए हैं। फीटो स्टार्च बोला, लेकिन ये पहाड़ खतरनाक हैं और यहाँ इस किस्म के करतब नहीं दिखाए जा सकते। रोक ने दलील पेश की। वो जो शक में थे, रोक की बात का यकीन नहीं कर रहे थे। उसका रवैया अभी तक अहमकाना रहा था। कभी कभी वो बिल्कुल बचकाना हरकतें करता था। उसके यकीन भरे बयानात ने शकूक को जन्म दिया और उस पहलू पर गौर किया गया तो कई लोगों ने राय दी कि फेयरचाइल्ड की ऊपरी सतह सफ़ेद होने और तकरीबन आधी से ज़्यादा बर्फ में मस्तूर होने की वजह से किसी भी जहाज के लिए इसका सुराग लगाना मुश्किल होगा। तब किसी ने राय दी कि इसकी छत पर SOS हमारी जाने बचाओ के अलामती अल्फाज लिखे जाएं। औरतों के हैंडबैग तलाश करके उनसे लिपस्टिक और नेल पॉलिश की डब्बियां निकाली गईं और छत पर चढ़कर ये अल्फाज लिखने शुरू किए गए। लेकिन अभी ऐसे ही लिखा था कि उन्हें एहसास हो गया कि जो लिपस्टिक और नेल पॉलिश उनके पास मौजूद थी, उनसे जो अल्फाज लिखे जा सकते थे वो इतने छोटे होते कि उनके लिखने ना लिखने से कोई फर्क ना पड़ता। तकरीबन 4:30 बजे उन्होंने एक जहाज के इंजनों की आवाज़ें सुनी जो उनके बिल्कुल करीब प्रवास कर रहा था। वो चारों तरफ देखने लगे और फिर दूर पहाड़ की चोटियों से एक छोटा सा जहाज नमूदार हुआ। वो जिस सिमत में महवे प्रवास था उसका ऐन उनके सरों के ऊपर से गुजरना लाजमी था। उन्होंने दीवानावार हाथ हिलाए। कुछ ने धात के टुकड़ों से पायलट केबिन पर रोशनी मराक्स करने की कोशिश की और उस वक्त तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही जब उसने उनके सरों के ऐन ऊपर आकर अपने विंग थोड़े से झुकाए, जैसे इस बात का सिग्नल दे रहा हो कि उन्हें देख लिया गया है।